हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी के CSIR नेट दिसंबर 2025 लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपको 6 क्वेश्चंस देखने मिले थे लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या बोलता है, देखिए कहता है लेट एफ क्यू बी अ फाइनाइट फील्ड ऑफ क्यू एलिमेंट्स। आपके पास एफ क्यू जो गिवन है वो आपको एक फाइनाइट फील्ड गिवन है जिसके अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आगे आपको कहता है कि फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेट A बी अ 2n क्रॉस 2n मैट्रिक्स विद एंट्रीज इन FQ सच दैट रैंक ऑफ A इज इक्वल टू n। आपको कह रहा है कि A उसने एक मैट्रिक्स दी है। ठीक है, n आपको बोल रहा है आप 2 या 2 से बड़ा कोई भी n ले सकते हो। जो मैट्रिक्स उसने दी है वो 2n क्रॉस 2n ऑर्डर की दी है और आपसे कहता है कि जो उसकी सारी की सारी एंट्रीज हैं वो उसी फील्ड में से आ रही है जो फील्ड उसने डिफाइन करके दिया है। और आपको बोलता है कि साथ में जो रैंक ऑफ ए है वो आपके पास n है, मतलब आपके पास 2n क्रॉस 2n के मैट्रिक्स है। ठीक है, और रैंक उसकी ए है, सॉरी n है। अब रैंक ऑफ ए n है और ए का जो ऑर्डर है वो 2n है। इसका मतलब आप क्या समझते हो यहाँ से कि जो आपके पास n है वो आपके पास लीनियर इंडिपेंडेंट रोज निकलेंगी, ऐसा हम समझ सकते हैं। क्योंकि रैंक ऑफ ए आपके पास n है तो इसका मतलब लीनियर इंडिपेंडेंट रोज आपके पास कितनी है, n है। ठीक है, अच्छा आगे आपसे कहता है कि लेट आपको डिफाइन करके दिया है W इज इक्वल टू, W आपको क्या डिफाइन करके दिया है, W आपको डिफाइन करके दिया है V बिलोंग्स टू FQ। मतलब आपके पास ये एक वेक्टर है, कहता है कि आपका एक वेक्टर जिसके सारी की सारी एंट्रीज आपकी एफ क्यू में आए। एफ क्यू यहाँ पे 2n बोला गया है, मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो v है ना ये आपको एक कॉलम वेक्टर दिया गया है। अब कॉलम वेक्टर में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे 2n बोला है, मतलब 2n क्रॉस 1 का आपका ये कॉलम वेक्टर है और इसके जो भी एंट्री आपके पास आ रही है वो सारी की सारी एंट्री इस फील्ड एफ क्यू में से आ रही है। तो आपसे कह रहा है कि ये वो सारे वेक्टर कंटेन कर रहा है, कॉलम वेक्टर कंटेन कर रहा है जिसके लिए a इंटू वी करने पे 0 मिल रहा है ना। मतलब आपको मैं ऐसा बोल दूं कि a इंटू वी 0 होने का मतलब ये है कि ये जो v वेक्टर है ये आपका नल स्पेस के अंदर आ रहा है, क्योंकि नल स्पेस की यही तो डेफिनेशन होती है, वो सारे वेक्टर्स को कंटेन करता है जिसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन आपका 0 और y है ना। तो ये आपका नल स्पेस के अंदर आएगा, तो v आपका नल स्पेस के अंदर आ रहा है। हमें यहाँ से w उसने इस तरीके से डिफाइन किया गया, मतलब कुल मिला के मैं बोलूँ कि w उसने नल स्पेस ही बताया और कुछ नहीं बताया। जो उसने वेक्टर्स कंटेन किया वो नल स्पेस के वेक्टर्स कंटेन कर रहे हैं। ठीक, आगे आपसे क्या बोलता है, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग नेसेसरली नंबर ऑफ n+2 डायमेंशनल सब स्पेसिस ऑफ FQ2n दैट कंटेन w। कहता है आपके पास ऐसे कितने n+2 डायमेंशन के सब स्पेसिस होंगे, किसके, FQ2n के, जो W को अपने अंदर कंटेन करेंगे। आपसे ये पूछा गया। अब इसको किस तरीके से समझेंगे, देखना आपको एक चीज यहाँ पे बोली गई है कंटेन W। सबसे पहले तो मैं ये W के बारे में हमें पता है कि भैया ये नल स्पेस है, लेकिन इसका डायमेंशन अगर पता चल जाए तो बात बन जाएगी। मुझे पता है कि रैंक नलिटी थ्योरम मेरे पास क्या बोलती है कि रैंक ऑफ ए प्लस में नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू किसके इक्वल यहां से निकल कर आएगी, अगर मैं बात करूं तो मेरा ये 2n के इक्वल निकल कर आएगी। क्यों, क्योंकि 2n क्रॉस 2n की हमें मैट्रिक्स गिवन है, मतलब उसका जो डोमेन है और को डोमेन है वो 2n एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, है ना। तो ये आपका इसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से रैंक ऑफ ए तो हमें n गिवन ही है, नलिटी ऑफ ए मुझे पता चल जाएगी, है ना। तो नलिटी ऑफ ए मेरे पास क्या आएगी, n के इक्वल आ जाएगी। मतलब आपके पास जो नल स्पेस का डायमेंशन आया है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस, वो आपके पास n आ गया। और डायमेंशन ऑफ नल स्पेस को कौन डिनोट कर रहा था, मतलब नल स्पेस को W डिनोट कर रहा था, तो डायमेंशन ऑफ W आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मतलब हमें यहाँ से इतना तो पता चल गया कि जो आपके पास W
जो कंटेन्ड हो रहा है n+2 डायमेंशनल सब स्पेस के अंदर, उसका डायमेंशन n है। इतनी बात मुझे पता चल गई है ना। अब मैं बात करूंगी आगे, क्या बात करेंगे देखिए। आपसे कहता है कि n+2 डायमेंशनल का सब स्पेस होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज देखो, ये जो n+2 डायमेंशन का सब स्पेस है, ये भी अब W अपने अंदर कंटेन करेगा, है ना। और ये इसका सब स्पेस है, तो ये भी अपने अंदर W कंटेन करेगा। अब एक चीज आपने को पता है कि जब भी मैं बोलती हूँ कि कोई सब स्पेस किसी के अंदर कंटेन कर रहा है, हम उसको हमेशा क्वोशंट के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। क्वोशंट स्पेस के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मान लो इसने बोला कि n+2 डायमेंशन, मैं मान लेती हूँ कि U मेरे पास n+2 डायमेंशन का एक सब स्पेस है। ठीक है, मैंने मान लिया कि n+2 डायमेंशन का सब स्पेस है, कौन, U है। हमें उसमें W कंटेन करवाना है। W मुझे पता है n डायमेंशनल सब स्पेस है ना। ये मेरे पास क्या है, n डायमेंशनल का वेक्टर स्पेस गिवन है। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा इसके अंदर कंटेन्ड हो। अब आपको एक चीज पता है कि ये इसके अंदर अगर कंटेन हुआ, ऑलरेडी हम n डायमेंशन के ऊपर W में वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे +2 एक और ऐड हुआ है, मतलब मेरे पास यहाँ पे 2 मेंबर्स और ऐड हुए हैं। मैं यहाँ से अगर U/W डिफाइन करती हूँ तो मुझे यहाँ पे इसका ओवरऑल डायमेंशन क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ U माइनस में डायमेंशन ऑफ W, मतलब n+2 माइनस में n यानी 2। मतलब हमें क्या कह रहा है यहाँ से, ये चीज मैंने क्यों करी है, ये चीज समझना। क्योंकि ऑलरेडी आपके पास, मैं आपको एक चीज बोलूं कि भैया मान लीजिए किसी बच्चे के पास 6 खिलौने हैं, ठीक है। कोई आता है, ठीक है, और उसको 3 खिलौने वैसे ही दे जाता है, जो 3 खिलौने ऐसे जो सेम के सेम न्यू खिलौने जितने हैं, ठीक है, न्यू टॉयज जैसे ही हैं, सेम। बाकी के 3 टॉयज आपके डिफरेंट है। तो बच्चा क्या करेगा, इन 3 टॉयज को छोड़ देगा, मतलब इग्नोर करेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उस टाइप के टॉयज प्रेजेंट थे, है ना। वो उन नए टॉयज पे ज्यादा फोकस करेगा जो उसको अलग लग रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। जब मेरे पास यहाँ पे मुझे पता है कि n डायमेंशन के ऊपर मेरा वर्क ऑलरेडी हो चुका है, n+2 मेरे पास थी, मैं वहां से अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 2 मिलते हैं। मतलब ये मेरे पास 2 ऐसी नई डायरेक्शंस मुझे मिल गई है, तो मुझे इसके ऊपर वर्क करना है। ठीक है, अच्छा अब मैं बात करती हूँ, ये तो मेरे पास हो गया n+2 डायमेंशनल सब स्पेस। लेकिन सब स्पेस किसका था, सब स्पेस था इसका, FQ का, है ना। ये भी तो W अपने अंदर कंटेन करेगा। अब हमें वही चीज, W अगर वो कंटेन करेगा तो यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायमेंशन FQ2n अपॉन में क्या, अपॉन में W अगेन। अब मुझे पता है कि जो इसका डायमेंशन होगा वो तो आपके पास 2n होगा। अरे डायमेंशन तो 2n ही रहेगी, तो डायमेंशन 2n, इसका डायमेंशन क्या रहेगा, n रहेगा, माइनस में n। यही तो होता है इसका फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ FQ माइनस में डायमेंशन ऑफ W। तो ये आपके पास n मिली। मतलब ये आपके पास बड़ा वाला जो वेक्टर स्पेस था, वो जब W को कंटेन कर रहा था तो n डायरेक्शन निकली। उसका एक सब स्पेस जब W को कंटेन कर रहा था तो 2 डायरेक्शन में। मतलब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको इस n डायरेक्शन में से 2 डायरेक्शंस को लेना है। यहाँ पे जो मेन आपको ध्यान रखने वाली चीज थी, वो सिर्फ आपका यहाँ पे कुछ यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपका यूज हो रहा है डायमेंशन ऑफ U/V वाला कॉन्सेप्ट, और कुछ भी नहीं। आपने बड़े वाले वेक्टर स्पेस के लिए निकाला जो W कंटेन कर रहा था, आपने छोटे वाले सब स्पेस के लिए निकाला n+2 सब, जिसका डायमेंशन था वो भी W को कंटेन कर रहा था। ठीक है, तो आपने ये किया। अच्छा, यहाँ पे आपका, अब आपको क्या करना है, इस n डायरेक्शन में से 2 आपको लेनी है। ठीक है, ये 2 डायरेक्शंस आपको चूज करनी है, या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सब स्पेस, या मैं बोलूं k डायमेंशनल सब स्पेस ऑफ n डायमेंशनल स्पेस। वो आपके पास क्या होता है,
इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, मैं आपको बता देती हूँ। जो आप फील्ड के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे आप एफ क्यू फील्ड के ऊपर काम कर रहे हो, तो यहाँ पे इसके पास मेंबर्स क्यों हैं, तो यहाँ पे आप लिखोगे क्यू की पावर n -1, क्यू की पावर n -q की पावर 1 एंड सो ऑन टू q की पावर n -q की पावर k -1 डिवाइडेड बाय q की पावर k माइनस में 1, q की पावर k माइनस में q एंड सो ऑन टू q की पावर k माइनस में q की पावर k -1। ये आपके पास फॉर्मूला होता है जी, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपके पास, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 डायमेंशनल का। देखो मुझे ये u/w क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसने जो टर्म बोली थी कंटेनिंग w, इसीलिए मुझे यहाँ पे u/w यूज करना पड़ा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बोलता तो सीधा आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे, ये इसने बोला इसीलिए आपको इतना करना पड़ा। अब यहाँ पे n डायमेंशनल ये है, k की प्लेस पे आप रख दो 2, क्योंकि हमें 2 डायमेंशनल निकालना है। तो ये आपके पास क्या आया है, यहाँ पे q की पावर n आपका n ही रहेगा, q की पावर k की प्लेस पे आप 2 रखोगे तो 2 - 1 1 आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा, ठीक है। यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी ये टर्म, क्यों, क्योंकि k को हमने 2 पुट किया है। नीचे भी k को 2 पुट करोगे तो q² माइनस में 1, q² माइनस में q, यहां तक अगर 2 पुट करोगे तो q की पावर k माइनस में q की पावर 1, यानी ये वापस फिर यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपके पास ये आएगा आंसर। तो मेन चीज क्या थी याद रखने वाली, जो आपको बोला गया है कंटेनिंग w, तो आपको इस तरीके से करना था u/w, जो कि आपका क्या होता है, कंटेन्ड होगा FQ 2n अपॉन में w के अंदर। तो ये जो आपका बना है ना कंटेनिंग w जो बोला है, तो ये आपका एक समझ लो ऐसा एक नया सब स्पेस बन गया, जिसको आप w1 नाम दे दो। ये आपका एक ओरिजिनल वेक्टर स्पेस बन गया, जिसके अंदर आप मतलब जिसका सब स्पेस आप उठा रहे हो, इसको आप w2 नाम दे दो, या आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपका ये जो फॉर्मूला है इन दोनों के ऊपर लग जाएगा ये वाला। तो आपको यहाँ पे इसका डायमेंशन 2 पता है, इसका डायमेंशन n पता है, आपको इसके अंदर 2 डायमेंशनल के सब स्पेस निकालने हैं। तो बस हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। मेंबर यहाँ पे क्योंकि फील्ड आपका क्यू मेंबर्स का था, तो इसलिए यहाँ पे क्यू यूज करना पड़ा, ठीक। तो ये आपका जी क्या है, ये आपका फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। ये गलत आएगा, ये गलत आएगा, ये गलत आएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना था। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना था, समझना। कह रहे लेट ए है वो 3x3 के मैट्रिक्स है ओवर सी विद ट्रेस 1। ट्रेस 1 दिया है, सी के ऊपर दिया है, मतलब आपसे बोल रहा है कि 3x3 के मैट्रिक्स लो। कॉम्प्लेक्स भी एंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है, जिसका ट्रेस 1 है, डिटर्मिनेंट भी 1 है। सपोज फर्दर दैट वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इज 1। कह रहे कि आगे उसने बोला कि भाई ट्रेस 1 बोल दिया, डिटर्मिनेंट 1 बोल दिया, और उसने ये भी ऐड कर दिया कि मान लो कि एक आइगन वैल्यू ए की 1 है। तो आपसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी। पहला इसने बोला द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज रिपीटेड रूट, कि जो आपके पास जो भी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकल कर आएगा ए का, क्या उसके पास हमेशा रिपीटेड रूट्स होंगे। दूसरा आपको कहता है कि कोई भी आइगन वैल्यू आप ए की लो तो वो क्या एब्सोल्यूट 1 होगी, मतलब उसका जो मॉडुलस है वो 1 होगा क्या, मैग्नीट्यूड 1 होगा क्या। तीसरा आपको कहता है कि ए डज नॉट हैव एनी आइगन वैल्यू ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। कहता है आपके पास कि जो ए है ना, ए के पास कोई भी आइगन वैल्यू नहीं होगी इमेजिनरी एक्सिस पे। और फिर आपको फोर्थ ऑप्शन में कहता है कि ए स्क्वायर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी क्या। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने की। पार्ट बी सबसे अच्छा माना
जाता है ऑप्शन डिस्कार्ड करने से, मतलब आप जितना ऑप्शन डिस्कार्ड करोगे उतना ही आप पार्ट बी में जल्दी आंसर टिक कर पाओगे। ठीक, अब क्या करना है देखना, यहाँ पे आपसे जो बोला गया है 3x3 के मैट्रिक्स, ट्रेस 1 बोला है, डिटर्मिनेंट भी उसने 1 बोला है, और उसने बोला है एक आइगन वैल्यू को 1 ले लो, है ना, एक आइगन वैल्यू को 1 ले लो। सी के अंदर एक मैट्रिक्स उठाई, क्या मैट्रिक्स उठाई, 1 0 0 0 आयोटा 0 0 0 माइनस का आयोटा, क्योंकि एंट्रीज में कॉम्प्लेक्स में से ले सकती हूँ, है ना। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको बोला कि ट्रेस आपका 1 है, क्या मेरा ट्रेस 1 है, बिल्कुल 1 है भैया, ऐड करके देख लो ट्रेस 1 आएगा। क्या मेरा डिटर्मिनेंट 1 है, बिल्कुल भैया, मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, ये लो 1 आएगा, डिटर्मिनेंट पे 1। फिर आपसे कहता है आइगन वैल्यू एक 1 होनी चाहिए, क्या मेरी एक आइगन वैल्यू 1 है, बिल्कुल है जी भाई 1 है, ठीक है, सारी चीजें सेटिस्फाई कर रही है। अब इस मैट्रिक्स के बेसिस पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस खत्म हो पाते हैं। पहला बोला द करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए हैज अ रिपीटेड रूट्स, कह रहे कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में हमेशा रिपीटेड रूट मिलेंगे। अरे भैया ए का करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बना लो, क्या आएगा, x माइनस 1, x माइनस आयोटा, x प्लस में आयोटा, ये आपके पास करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा ए का, है ना। लेकिन इसमें तो रिपीटेड रूट नहीं है, सारी की सारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, सारी आइगन वैल्यूज अगर डिफरेंट है तो इसका मतलब रिपीटेड रूट तो नहीं है, तो इसने जो फर्स्ट ऑप्शन बोला है वो मैं गलत कर दूं, तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा गलत। अगला कह रहा है एवरी आइगन वैल्यू ऑफ ए हैज एब्सोल्यूट वैल्यू 1, इसको एक बार छोड़ देते हैं, है ना, इसको एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इस एग्जांपल से मेरा सही आ रहा है, लेकिन इसको मैं इस एग्जांपल से सही तो नहीं बोल सकती हूँ, टिक तो नहीं कर सकते हैं हम, तो इसको एक बार छोड़ देते हैं, अगले पे चाहते हैं। कहता है ए डज नॉट हैव एनी आइगन वैल्यू ऑन द इमेजिनरी एक्सिस, कहता है इमेजिनरी एक्सिस पे कोई आइगन वैल्यू नहीं रहेगी। अरे ये जो आयोटा और माइनस आयोटा है ये इमेजिनरी एक्सिस पे है, ठीक है, तो ये जब इमेजिनरी एक्सिस पे है तो कैसे इसको आप बोल दोगे कि भैया नहीं है, अरे है मेरी इमेजिनरी एक्सिस पे, तो थर्ड ऑप्शन में गलत कर दूं, क्यों, क्योंकि मेरे सारी चीज सेटिस्फाई होके हमने चेक किया है, तब मेरा इमेजिनरी एक्सिस पे फिर भी आ रही है आइगन वैल्यू, तो थर्ड ऑप्शन गलत। अच्छा, आपसे कहता है कि ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा क्या। अब यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर करते हो, यहाँ पे अगर आप ए स्क्वायर करते हो, देखिएगा इसी मैट्रिक्स को अगर मैं लूं, है ना, मैंने इसी मैट्रिक्स को ले लिया और मैंने इसका स्क्वायरिंग कर दी, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको करोगे इससे 1 आएगा, फिर करोगे 0 0, इसको इससे करोगे आयोटा माइन और आयोटा, आयोटा का स्क्वायर यानी माइनस का 1, यहाँ पे आप करोगे माइनस माइनस प्लस फिर आयोटा का स्क्वायर यानी -1, क्या ये मेरा आइडेंटिटी है, अरे भैया नहीं है, तो इससे ये ऑप्शन भी गलत, है ना। एक ही मैट्रिक्स से हमने तीनों के तीन ऑप्शन गलत कर दिए, तो हमें पता है कि पार्ट बी का क्वेश्चन है, अगर 3 ऑप्शंस खत्म हो गए तो पक्का ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन इसका प्रूफ भी तो पता होना चाहिए, है ना। आपसे कह रहा है कि हर एक आइगन वैल्यू एब्सोल्यूट 1 वैल्यू रखेगी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखना मैं इसका छोटा सा आपको प्रूफ दिखाती हूँ, आपको जो जो इसने बोला है मैं वो लिखती हूँ। सबसे पहले उसने बोला है कि एक ही एक आइगन वैल्यू 1 होनी चाहिए, मैंने एक आइगन वैल्यू 1 मान ली, 2 आइगन वैल्यू जो बाकी की बची हुई हैं मेरे को नहीं पता वो क्या है, क्योंकि 3x3 के मैट्रिक्स है, तो मैंने मान ली अल्फा और बीटा, ठीक है, ये मैंने अपनी मर्जी से क्या मानी है, ये मैंने आइगन वैल्यूज मानी है, किसकी, ए की, मान ली। अब क्या करोगे, अब आपके पास जो बोला है ट्रेस 1 और डिटर्मिनेंट 1, ट्रेस क्या होता है, आइगन वैल्यूज का सम, कहते हैं ट्रेस 1 है, ट्रेस 1 है, इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा आपका 0 आएगा, है ना। अच्छा, डिटर्मिनेंट आपको क्या बोला गया है, डिटर्मिनेंट भी आपको 1 बोला गया है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा 1 आएगा। यहां से मैं अल्फा की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे पुट कर दूं, तो ये आपको क्या मिलेगी, अल्फा की वैल्यू माइनस का बीटा स्क्वायर इक्वल टू में 1, और यहाँ से बीटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा, और यहाँ से बीटा प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा या नहीं आ जाएगा,
अगर बीटा प्लस माइनस आयोटा आ गया तो अल्फा आपके पास माइनस प्लस आयोटा आ जाएगा, है ना। तो ये आपके पास वैल्यूज जो आई है, आइगन वैल्यूज, वो आपके पास 1 आई है, फिर प्लस माइनस आयोटा आई है, या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि एक बार प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये पेयर भी बन सकता है ना। और अगर आप इसको उल्टा लिखोगे तो भी यही बात पड़ेगी भाई। आइगन वैल्यूज तो पता ही चलनी है, आइगन वैल्यूज अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे माइनस आयोटा और आयोटा बाद में लिख दोगे तो भी फर्क क्या पड़ेगा, आइगन वैल्यूज का कलेक्शन तो वही है। तो आपके पास आइगन वैल्यूज का कलेक्शन ये आया है और ये हमेशा आएगा, क्यों, हमने जनरल प्रूफ किया है भाई। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको जो मिलता है, या फिर देखो मैं एक चीज और बताऊंगी आपको यहाँ पे, ठीक है, ये आपको एब्सोल्यूट 1 वैल्यू दे रही है, सारी की सारी आइगन वैल्यू, 1 का भी मॉडुलस 1 है, आयोटा का भी मॉडुलस 1 है, और माइनस आयोटा का भी मॉडुलस 1 है ना, 1 आएगा। तो ये आपके पास सारी की सारी 1 दे रही है, तो यहां से हो गया। अच्छा, इस प्रूफ के माध्यम से भी आप अपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप मैट्रिक्स सोचो, ऐसा बिल्कुल कतई जरूरी नहीं है, आप अपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर सकते हो बाय ये चेक। लेकिन ये भी हमें तभी होश आता है जब हम ऑप्शन पे आते हैं, है ना। तो ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, आप किस तरीके से ऑप्शंस को टैकल करते हैं। मैं फर्स्ट ऑप्शन से चली हूँ, तो मैंने फर्स्ट ऑप्शन के लिए काउंटर सोचने की कोशिश करी और वही काउंटर मेरा थर्ड और फोर्थ पे भी सही बैठ गया। तो फिर मैं सेकंड पे आई, और सेकंड के लिए मेरे को पता है, देखो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं, आपके पास यहाँ पे पार्ट बी का क्वेश्चन, आपके 3 ऑप्शंस गलत हो गए, आप सीधा टिक कर दो, आप आगे बढ़ जाओ। वहां पे नहीं सोचना है प्रूफ क्या है, यहाँ पे तो मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके से भी सोच पाओगे, ठीक है, बट वहां पे आप सीधे सीधे टिक कर देना। तो ये जी आपका क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। आप या तो ऐसे सोच लो, नहीं सोचा जाता आप फिर ऐसे कर लो, ठीक है, बात सेम ही है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखिए जी, आपके पास कहता है लेट m और n आपके पास 3x3 के मैट्रिक्स हैं और उनकी जो एंट्रीज हैं वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, बी सच दैट कि ट्रेस ऑफ m की पावर k इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ n की पावर k, वेयर k है वो आपका 1 से 3 है। अब इसका मतलब समझना, यहाँ पे k 1 के लिए, k 2 के लिए एंड k 3 के लिए, ये जो तीनों आपके पास है, ये तीनों, इन सब के लिए ट्रेस ऑफ m, ट्रेस ऑफ n, ट्रेस ऑफ m स्क्वायर, ट्रेस ऑफ n स्क्वायर, ट्रेस ऑफ m क्यूब, ट्रेस ऑफ n क्यूब, सारे के सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो आपसे बोल क्या रहा है, कहता है ये जो कंडीशन दे दी, ठीक है, आपसे जो ऑप्शन में डाला है उसने क्या बोला है कि फिर भैया m स्क्वायर n स्क्वायर के इक्वल होगा क्या, या m क्यूब n क्यूब के इक्वल हो जाए। फिर बोलता है कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m और n सेम हो जाए, और फिर आपसे बोलता है चलो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो जाए। इनमें से क्या ट्रू होगा, आपको पता है ये पार्ट बी का क्वेश्चन है, इनमें से एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्या करेंगे, ऑप्शंस को डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। यहां से एक 2 ऐसी मैट्रिक्स उठाते हैं जिनके ट्रेस हमेशा सेम रहेंगे, और वो चीज आपको पता है, या तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और नहीं तो आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स होती है विद एंट्रीज, जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो, विद डायगोनल एंट्रीज 1 हो। सारी की सारी अगर डायगोनल एंट्रीज 1 है, ठीक है, सॉरी डायगोनल नहीं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज 1 हो, ये दोनों ही मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका ट्रेस कभी भी चेंज नहीं होता। आप उनका कितनी बार भी स्क्वायर, क्यूब, 4 पावर कर लो, 5 पावर कर लो, कुछ भी कर लो, ट्रेस हमेशा सेम मिलेगा अगर एंट्रीज 1 है तो डायगोनल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करा, मैं एक m मैट्रिक्स लेती हूँ अपनी मर्जी से, 3x3 की है, मैंने अपनी मर्जी से एक छोटी सी सबसे सिंपलेस्ट वाली मैट्रिक्स चूज कर ली। ठीक है, मैंने n यहां से सबसे छोटी सी सिंपल वाली मैट्रिक्स चूज कर ली। ठीक, यहां पे अगर मैं बात करूं, ये मेरा m है, ये मेरा n है, ट्रेस ऑफ m क्या है, 3 है, ट्रेस ऑफ n क्या है, 3 है। मुझे चेक करना है m स्क्वायर, n स्क्वायर। आप m स्क्वायर का सिर्फ ट्रेस ऑब्जर्व करो, यहाँ पे मैं सिर्फ एंट्रीज निकालती हूँ डायगोनल वाली,
आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, डायगोनल के लिए इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, डायगोनल को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। यहाँ पे ऊपर वाली एंट्रीज कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने सिर्फ मुझे जो बोला है ट्रेस के बारे में पूछ रहा है और मैं सिर्फ ट्रेस पे ही फोकस्ड हूँ, है ना। तो यहाँ पे अब आप देखो कि ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर आपका कितना है, 3 है। सेम अरे एन तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अब उसका कितना भी स्क्वायर कर लोगे आइडेंटिटी ही रहेगी। यहाँ पे जी एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, ठीक है। आप मतलब देख लेना इसको कैलकुलेट करके, मेरे को ट्रेस देखना था, मैंने सिर्फ ट्रेस देखा। ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो ट्रेस आएगा एन स्क्वायर का 3 आएगा। आप इसका क्यूब कर लीजिए, एम क्यूब कर लो। एम क्यूब क्या, ट्रेस अभी भी सेम, क्यों? अरे भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो मल्टीप्लाई इनको करना है, ठीक है। तो ये फिर ट्रेस आपको सेम देगा। क्लियर है, देख लीजिए करके, मैं इसको करके भी दिखा देती हूँ आपको ताकि थोड़ा सा डाउट ना रहे। ठीक, देखिए आपने इसको इससे किया था, ठीक है, फिर आप इसको इससे करोगे 0 आएगा, आप इसको इससे करोगे 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, ठीक है। फिर आप इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करा 1, इसको इससे करा 0, ये आपके 0 आएंगे। फिर आप अगेन करोगे तो ये आपके 0 0 बनेंगे, ये आपके एम स्क्वायर बनती है। एम क्यूब करोगे दोबारा, अरे एम स्क्वायर और एम सेम बन गई, ठीक है। आप दोबारा से इसका एम क्यूब करोगे तो ये वापस से आपके पास यही मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये वापस से अगर आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई एम क्यूब, फिर आपका ट्रेस क्या दे दिया, एम क्यूब का ट्रेस आपके पास 3 आ गया। फिर एन क्यूब का भी ट्रेस आपके पास 3 रहेगा, क्यों? अरे क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। तो आपका ये जो मैट्रिक्स है ये वर्क कर जाएंगे दोनों के दोनों। अब इसी मैट्रिक्स के बेसिस पे हम ऑप्शंस डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। पहला इसने बोला क्या एम स्क्वायर एन स्क्वायर के इक्वल होगा, मेरा जो एम स्क्वायर है वो मेरा ये आया है, लेकिन मेरा जो एन स्क्वायर है वो मेरी अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये तो मेरी दोनों इक्वल नहीं है, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर तो इक्वल नहीं है, तो मैं ऑप्शन कर दूं खत्म। सेम तरीके से एम क्यूब और एन क्यूब भी इक्वल नहीं है, ये आपका एम क्यूब है, ये आपका एन क्यूब आया था, वो आइडेंटिटी आई थी, तो ये भी आपके सेम नहीं है अगेन, तो इसको भी आप खत्म कर दो। फिर आपसे कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ एम और एन आर सेम, ठीक है। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या सेम रहेंगे, यहां से देखिए जो आपके हमने जो ऑब्जर्व मतलब जो हमने मैट्रिक्स ली है उसमें अगर मैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखूं तो वो तो मेरे पास सेम है, इसका भी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x-1 का क्यूब है और इसका भी करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल x-1 का क्यूब है, इसका मतलब ये तो आपके पास सेम है। इसको एक बार छोड़ देते हैं, बात करते हैं इसकी। द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ m एंड n आर सेम, कहते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल सेम होगा क्या? मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए अगर बात करें इस मैट्रिक्स का, अगर मैं m मैट्रिक्स की बात करूं, m मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, ये है। अगर मैं इसका मिनिमल पॉलिनोमियल निकालूं, सबसे पहले मैं gm निकालूंगी, है ना। am आपको पता है कि जो मैट्रिक्स है उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज 1 है, तो उसकी m तो 3 है, लेकिन gm क्या होगी 1 की? gm आप निकालते हो, यहां से आप डायगोनल में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास ये बचेगा, ऐसा बचेगा। इसकी जो gm निकल कर आई वो 2 निकल कर आई, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ 0 रोज आपके पास कितनी है, 2 है ना। 2 अगर आ गए, आप यहाँ पे जेसी ब्लॉक भी बनाओगे, जेसी ब्लॉक अगर बनाते हो तो आपके पास gm डिनोट करती है नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन जेसी फॉर्म। gm 2 है तो आपके पास 2 ब्लॉक्स बन सकते हैं। अब 2 ब्लॉक्स कैसे बनेंगे, एक तो आपका 2 ऑर्डर 2 का बनेगा, है ना, एक तो आपका 2 ऑर्डर का बनेगा फॉर 1 आइगन वैल्यू, और एक आपका 1 का बनेगा। यही आपके पास 2 ब्लॉक्स बन सकते हैं इसी तरीके से। और आपको पता है जो मैक्सिमम वाला ब्लॉक होता है वो ही आपका डिनोट करता है मिनिमल पॉलिनोमियल को, तो यहाँ पे मिनिमल पॉलिनोमियल आपका ये आ जाएगा, इसका 2 ऑर्डर है तो यहाँ पे आपका ये 2 आ गया, है ना, ठीक है। तो ये आपको क्या मिलता है, यहाँ पे इसका जो मिनिमल पॉलिनोमियल आया वो x-1 का होल स्क्वायर आया, लेकिन m का मिनिमल पॉलिनोमियल तो x-1 आया था n का, तो ये आपके पास क्या आया, इसका मिनिमल पॉलिनोमियल तो दोनों का सेम नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, इसको खत्म, ठीक है। अब चलते थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन आपके पास कहता है करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ m और n सेम रहेगा क्या, तो इसका थर्ड ऑप्शन आपके पास क्या बचेगा, करेक्ट बचेगा, क्योंकि बाकी के 3 तो हमने डिस्कार्ड कर दिए, ठीक है। और ये आपके लिए एक्सरसाइज है, ठीक है, आप इसको खुद से ट्राई करना, नहीं तो इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, ठीक।
ये आपकी खुद की एक्सरसाइज है, आपको खुद से ये प्रूव करना है आप किस तरीके से कर पाते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से सोच सकते हो आप। यहाँ से आइगन वैल्यूज की हेल्प ले सकते हो कि भाई आइगन वैल्यूज आप कुछ भी अज्यूम कर लो, एक बार m की n की आइगन वैल्यूज अज्यूम कर लो, ट्रेस आपका सम ऑफ आइगन वैल्यूज होता है, वहां से कुछ हो पाए। ठीक है, या फिर आप इसका कैले हैमिल्टन यूज कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए जी, आपके पास फोर्थ क्वेश्चन जो बोल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना है इसको। आपके पास बोल रहा है कि आई आपके पास डिनोट कर रहा है 3x3 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई जो है वो आपके डिनोट कर रही है 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गिवन एनी डिस्टिंक्ट, आपके पास कह रहा है आप कोई भी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स उठा लो, ए बी सी जो M3R में बिलोंग कर रही है, कोई भी मैट्रिक्स उठा लो। आपसे बोल रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगी, नेसेसरली ट्रू। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन में जो इसने डाला है, देखो अब यहाँ पे एक चीज, एक बार क्वेश्चन को रीड करना ढंग से। आपके पास बोला है कि ए बी से आप डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस उठाओगे। ठीक है, और ये आपके फिक्स्ड रहेंगी। अब देखो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि क्या आपके पास कोई ऐसे मैट्रिक्स मिलेगी M3R में, मतलब आपकी 3x3 की मैट्रिक्स कोई मिलेगी जिसकी एंट्रीज रियल में से हो। डी, कोई ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी। और क्या कोई ऐसा पॉलिनोमियल मिलेगा जो आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि f ऑफ a इक्वल टू 0, f ऑफ b इक्वल टू 0, f ऑफ c इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे आपके कहने का मतलब ये है, देखना है इसको क्या बोलना चाह रहा है ये। अगर मैं इसको छोड़ दूं, मैं सिर्फ इसको रीड करूं, एक पॉलिनोमियल f जो ये सेटिस्फाई करे, क्या सेटिस्फाई करे, एक पॉलिनोमियल fx जो आपका ये सेटिस्फाई करे। सबसे पहले a के लिए देखो, b और c के लिए अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई भी पॉलिनोमियल है वो अगर a मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब समझ रहे हो इसका कि वो ये जो fx है ये इस a के लिए एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है ना, ये इस a के लिए एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। मतलब आप इस पॉलिनोमियल में a मैट्रिक्स को पुट करोगे तो वो ऑलवेज आपको 0 देगा। ठीक है, एनिहिलेट कर रहा है उसको। सेम तरीके से उसने बोला f ऑफ b इक्वल टू 0, मतलब b जो आपका f ऑफ x है वो b के लिए फिर एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, f ऑफ c के लिए भी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। अब इसका एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल होता क्या है? एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल वो होता है कि आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल बन रहा है x का, जो भी a का जो मिनिमल पॉलिनोमियल बन रहा है वो आपके इस fx को डिवाइड करे। अब डिवाइड का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे a का जो भी मिनिमल पॉलिनोमियल बनेगा, यहाँ पे जो fx के अंदर फैक्टर रहेगा ना, वो पक्का एक max तो जरूर रहेगा, उसके अलावा कोई फैक्टर हो हमें फर्क नहीं पड़ता। एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल ये होता है। मतलब कुल मिला के मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो भी आप जिस भी मैट्रिक्स के लिए एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल बोलते हो, इसका मतलब उस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल ऑलवेज उस एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। इक्वल भी हो सकता है, कोई वो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये चीज पता चल गई, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल से मैं इस कंक्लूजन पे तो पहुंच गई कि हाँ भाई a का मिनिमल पॉलिनोमियल fx को डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, सेम तरीके से जो उसने fx लिया है वो आपका b के लिए भी एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है। मतलब आपका जो b का मिनिमल पॉलिनोमियल है वो भी आपके fx को डिवाइड कर रहा है। सेम तरीके से उसने ये चीज c के लिए भी बोली है ना। मतलब जो c का एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल है ना, वो भी आपके fx को डिवाइड कर रहा है ना। मतलब आपके पास यहाँ पे तीन चीजें मिल गई, fx को डिवाइड करने वाले 3 मेंबर मिल गए, और आपको क्योंकि आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल है a b c का और a b से डिस्टिंक्ट बोला है, तो ये तीनों फैक्टर आपके आ जाएंगे, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि जो मेरा fx है, या मैं बोलूं max जब fx को डिवाइड कर रहा था, mbx जब fx को डिवाइड कर रहा था, mbcx जब fx को डिवाइड कर रहा था। ये आपके डिवाइड कर रहे हैं इनको, है ना, ये डिवाइड कर रहे हैं। तो यहां से मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि fx आपका कुछ max इंटू समथिंग कुछ f1x रहा होगा।
यहां से मैं ये बोल सकती हूँ कि एफ एक्स आपका समथिंग कुछ एम बी एक्स इंटू एफ टू एक्स रहा होगा। यहां से मैं समथिंग कुछ ऐसा बोल सकती हूँ कि एफ एक्स मेरा एम सी एक्स इंटू एफ थ्री एक्स समथिंग कुछ रहा होगा, है ना। डिवाइड का मतलब तो यही होता है। अगर मैं इस पूरे को लिखना चाहूं एक साथ तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ एम ए एक्स इंटू एम बी एक्स इंटू एम सी एक्स। यहां पे इसके प्लेस पे मैं कुछ जी एक्स उठा लूं और ये मैं लिख दूं एफ एक्स के इक्वल। तो ये बात सही है ना भाई। ऐसा इकट्ठा करके अगर मैं लिखना चाहूँ एफ एक्स को, बात तो वही है, मैं लिख सकती हूँ ऐसा, है ना। ठीक है, अब मुझे यहां से इतनी बात पता चल गई कि भाई आपके मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो आपको एक बार मैं फर्स्ट ऑप्शन को थोड़ा सा छोड़ती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन को मैं छोड़ क्यों रही हूं मैं बताती हूँ एक बार। यहां से सबसे पहले ए बी और सी, आप यहां पे कोई ऐसे मैट्रिक्स लो जिनके मिनिमल पॉलिनोमियल सेम हो, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम हो, लेकिन देखने में वो डिफरेंट हो। क्यों? उससे क्या फायदा मिलेगा? उससे हमें ये जो ऑप्शंस है ना सेकंड थर्ड फोर्थ, ये मेरे को देखते ही गलत हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आपके एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल ए और बी का मैंने सेम लिया है, लेकिन और सी का भी सेम लिया है, लेकिन यहाँ पे सी तो आइडेंटिटी नहीं दे सकता। अरे भैया, जब जो ए और बी के लिए जीरो है वो सी के लिए भी जीरो ही देगा क्योंकि ए बी और सी के मैंने क्या लिए, मिनिमल पॉलिनोमियल सेम लिए हैं। तो जो मिनिमल पॉलिनोमियल यहाँ पे ए को जीरो कर रहा है, एक्स के प्लेसमेंट जैसे ए पुट कर रही हूँ उसको जीरो कर रहा है, बी पुट करने पे जीरो कर रहा है, तो वो सी को भी पुट करने पे जीरो ही तो करेगा क्योंकि सेम ही है ए और बी सी का मिनिमल पॉलिनोमियल। तो ये मेरा डिस्कार्ड हो सकता है। सेम तरीके से ये भी मेरा डिस्कार्ड हो सकता है। यहाँ पे मैं फिर ए को सेम ले लूं, मतलब ए बी और सी को मिनिमल पॉलिनोमियल सेम ले लूं, तो एफ ऑफ ए को वो जीरो कर देगा, तो बी और सी को भी जीरो करना चाहिए वो, लेकिन वो तो कह रहा है आइडेंटिटी। यहाँ से भी ऑप्शन डिस्कार्ड होने के चांस है एंड यहाँ से भी सेम चीज उसने बोली है। तो यहाँ पे मैं अपनी मैट्रिक्स को किस तरीके से लूंगी देखना। और ये जो मैंने आपको बताया है ये वाला, ये हम यूज करेंगे अपने फर्स्ट ऑप्शन के प्रूफ के लिए। इसको एक बार ऐसे एज इट इज रखो। अभी हम चलते हैं एक मैट्रिक्स को चूज करने। ए मैट्रिक्स मैंने अपनी मर्जी से उठाई, सबसे सिंपलेस्ट मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, कुछ ऐसी एंट्री के साथ। बी मैट्रिक्स मैंने उठाई, डायगोनल मैट्रिक्स, सेम आइगन वैल्यूज के साथ बट रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट। सी मैट्रिक्स मैंने उठाई, सेम आइगन वैल्यू के साथ लेकिन आपका मैट्रिक्स देखने में डिफरेंट। ठीक है, ये हमने क्या उठा ली, मैट्रिक्स उठा ली। ये तीनों मैट्रिक्स आपके अलग अलग हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके मिनिमल पॉलिनोमियल की, तो पहले वाले का मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही है, दूसरे वाले का मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही है, तीसरे वाले का मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही है ना। इसका मतलब तीनों के लिए मिनिमल पॉलिनोमियल तो आपका सेम हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे जो एफ एक्स मिलता है उसको मैं क्यों मतलब बड़ा करूं, मैं एफ एक्स को इसी फॉर्म में ले लेती हूँ। ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप जी एक्स लेना चाहते हो कोई इशू नहीं है, ले सकते हो, क्योंकि हो सकता है एफ एक्स आपका, क्योंकि एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, हो सकता है इसके साथ कोई दूसरा फैक्टर भी हो, कोई इशू नहीं है। चलो यहां से मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ एफ ऑफ ए निकालने की, क्योंकि मुझे उसने क्या बोला है एफ ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जीरो हो, ऐसा हमें पॉलिनोमियल देखना था कि भाई ऐसा मिल जाएगा क्या। लेकिन देखो पॉलिनोमियल मिल जाएगा क्या, वो डिपेंड करता है आपने मैट्रिक्स कैसी ली है। मैट्रिक्स अगर आपने फिक्स करके ले ली और मैट्रिक्स इस तरीके से ले ली कि पॉलिनोमियल मिलने की गुंजाइश ही नहीं है, तो आपका वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैट्रिक्स मैंने जो फिक्स करी है वो मैट्रिक्स मैंने ये फिक्स करी है। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ से एफ ऑफ ए निकालती हूँ सबसे पहले। एफ ऑफ ए, क्योंकि मुझे पता है ये एफ ऑफ ए का मिनिमल पॉलिनोमियल है, तो ये तो पक्का इसको जीरो कर देगा, तो ये तो चलो जीरो हो गया। यहाँ से फिर मैं एफ ऑफ बी निकालती हूँ, निकाला। एफ ऑफ बी का ये फिर मिनिमल पॉलिनोमियल है तो ये इसको भी जीरो करेगा।
एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी तो जीरो हो गए, लेकिन जो सी हमने चूज किया था वो भी तो मिनिमल पॉलिनोमियल सेम ही रख रहा है, तो यहां से एफ ऑफ सी भी जीरो होना चाहिए, है ना। एफ ऑफ सी भी जीरो होना चाहिए, भले ये मेरे भाव क्या हो क्या ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा तो इसी से ही जीरो हो गया। अरे भैया जीरो यहां से हो गया, जीरो इंटू समथिंग करोगे जीरो ही आएगा, तो एफ ऑफ सी भी जीरो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मैट्रिक्स इसी फॉर्म में लिया, उसने मैट्रिक्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी। हाँ, अगर वहां पे बोलता देयर एग्जिस्ट सम मैट्रिक्स, तो आप अपनी मैट्रिक्स को इधर उधर करके कुछ तगड़मबाजी करके आप कर सकते थे कि हाँ भाई एफ ऑफ ए जीरो, एफ ऑफ बी जीरो, लेकिन एफ ऑफ सी आइडेंटिटी हो रहा है, कुछ किया जा सकता था वहां पे। लेकिन यहाँ पे आपको मैट्रिक्स को फिक्स रखनी है। उसने बोला है गिवन मैट्रिक्स, इसका मतलब आपके फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, इसका मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपनी मर्जी से आपने ये जो मैट्रिक्स उठाई है इसको ये फेल कर रहा है, एफ ऑफ ए जीरो, एफ ऑफ बी जीरो, लेकिन एफ ऑफ सी जीरो, आइडेंटिटी तो नहीं आया। और अगर आइडेंटिटी नहीं आया तो बात मेरी डी तक पहुंचती नहीं है, डी से पहले खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसने जो डी के लिए बोला है, उसने बोला है लास्ट में बोला है देयर एग्जिस्ट डी, ये वाली बात और ये वाली बात खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा सबसे पहले तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं मिल रहा जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, पहले ये पॉलिनोमियल तो मिले जो इसको सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद मैं डी अपनी मर्जी से खोजना शुरू करूंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं मिला, तो ये ऑप्शन मेरा देखते ही खत्म। सेम तरीके से आप इसी मेथड से करोगे, एफ ऑफ सी जीरो आएगा, एफ ऑफ बी भी जीरो आना चाहिए और एफ ऑफ सी भी जीरो आना चाहिए, लेकिन इस ऑप्शन में इसने क्या डाला है, आइडेंटिटी, ये गलत। यहाँ पे फिर बात खत्म हो गई यहाँ तक, ये वाली बात और ये वाली बात हम बाद में करेंगे जब ये पहले मेरा ये पॉलिनोमियल वाला किस्सा खत्म हुई, ठीक। और सेम तरीके से आपने फोर्थ ऑप्शन भी क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब आपके पास जो बचता है वो बचता है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन का प्रूफ देखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट ऑप्शन अब ट्रू होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा। या आप कोई भी डिस्टिंक्ट मैट्रिक्स ए बी सी उठाओगे, ठीक है, उन सब के लिए ये चीज ट्रू होगी। क्यों होगी? देखिए, आपके पास जो मैंने फर्स्ट में बताया था शुरू में कि आप जो भी मैट्रिक्स बनाओगे उसके मिनिमल पॉलिनोमियल आपके एफ एक्स को डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो पॉलिनोमियल बनेगा एफ एक्स वो आपका कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना। और यहाँ पे आपका जी एक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप बात करो कि आपका एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी क्या जीरो मिलेगा, क्या आपसे ये बोल रहा है कि एफ ऑफ ए जीरो, एफ ऑफ बी जीरो, एफ ऑफ सी जीरो, ये आपसे बोल रहा है कि ये आपसे भाई जीरो मिल सकता है क्या, ऐसा आपसे बोल रहा है। मुझे पता है ये चीज कि अपने मिनिमल पॉलिनोमियल को ए तो सेटिस्फाई करेगा ही। अरे अपने मिनिमल पॉलिनोमियल को तो ए सेटिस्फाई करेगा, तो एफ ऑफ ए तो जीरो आना बनता है, कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलती है ये बात। तो अपने मिनिमल पॉलिनोमियल को बी भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ बी पुट कर दूं एक्स की प्लेस पे तो ये भी जीरो बनेगा। अपने मिनिमल पॉलिनोमियल को सी भी सेटिस्फाई करेगा, तो बाय कैले हैमिल्टन एफ ऑफ सी जीरो। तो ये वाली चीज तो हमारे पास करेक्ट हो गई, है ना। ये वाली चीज तो हमारे पास क्या हो गई, करेक्ट हो गई। बात करते हैं क्या कोई ऐसा डी मिलेगा क्या। पॉलिनोमियल तो हमें मिल गया, कैसा पॉलिनोमियल, जो एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी को सेटिस्फाई करे, ऐसा तो हमें मिल गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे चाहिए एक डी मैट्रिक्स जो इस पॉलिनोमियल को पे क्या दे, आइडेंटिटी दे दे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखना, आपको क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। आप चाहते हो कि आप इसकी प्लेस पे डी पुट करो तो आपको आइडेंटिटी मिले, मतलब आप चाहते हो ऐसा, है ना। इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको प्रूफ दूंगी, ठीक है, इसको समझना आप। मान लीजिए ये आपके पास है जी ऑफ टी, आप चाहते हो कि ये आपका आइडेंटिटी आए, है ना। ये आपके पास मिनिमल पॉलिनोमियल है ए के, बी के, सी के, उस मिनिमल पॉलिनोमियल में एक्स की प्लेस पे आपने डी पुट कर दिया, बस इतना समझ लो, ठीक। ये आपका कुल मिला के क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। हम क्या करते हैं, यहां से आपको एफ ऑफ डी चाहिए आइडेंटिटी। आप यहां से एक स्मार्ट क्लिक आता है हमारे दिमाग में कि क्यों ना मैं एक स्केलर मैट्रिक्स पे ट्राई करूं। क्यों, मुझे यहां से क्या मिलेगा, देखना, आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद रख सकते हो।
अगर आप डी को एक स्केलर मैट्रिक्स लेते हो, जैसे आपने मान लीजिए डी को आपने क्या ले लिया, लैम्डा इंटू आई ले लिया, जहां पे लैम्डा आपका कुछ भी हो, ठीक है, आपने ये ले लिया। यहाँ पे एफ ऑफ डी निकालोगे, एफ ऑफ डी आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ लैम्डा इंटू में आई, है ना, आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ लैम्डा इंटू में आई। अब ये जो एफ ऑफ लैम्डा इंटू में आई है, ये आप किस तरीके से निकाल पाओगे, लेट अस सपोज दैट हमने मान लिया कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स निकल कर आया है वो आपके पास आएगा तो एक पोलिनोमियल। अगर आप इन मिनिमल पोलिनोमियल्स को भी ओपन करते हैं, है ना, आप अगर इन मिनिमल पोलिनोमियल को ओपन भी करते हैं तो ये आपके पास कोई ना कोई पोलिनोमियल, मतलब अगर आप जब इसको एक्सपेंड करते हो तो वो आपके पास कुछ इस फॉर्म का मिलेगा, ए नोट ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टू ए एन एक्स की पावर एन, कुछ ऐसा, है ना। पावर मैंने एन आपको लिए बस जस्ट आपको थोड़ा सा प्रूफ दिखाने के लिए, ठीक। आपके पास ऐसा पोलिनोमियल बन सकता है। आप यहाँ पे चाहते हो लैम्डा आई निकालना, मतलब एक्स की प्लेस पे आप चाहते हो कि लैम्डा आई निकल जाए, तो वो कैसे निकलेगा, देखना, यहाँ पे आप एक्स की प्लेस पे लैम्डा आई पुट करोगे ना, है, यहाँ पे अगर आप डी पुट कर दो, मान लो चलो आप डी पुट कर देते हो, तो जब आप डी पुट करोगे तो यहाँ पे ए आई के साथ आइडेंटिटी आएगा, ए वन के साथ डी आएगा, ए टू के साथ डी स्क्वायर आएगा एंड सो ऑन टू ए एन डी की पावर एन आएगा। डी आपके पास क्या था, लैम्डा आई था, आप लैम्डा आई पुट कर दो इसकी प्लेस पे, तो ये आपको क्या मिलेगा, ऐसा, है ना, ये बनेगा। और यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप अपना आइडेंटिटी सब में से कॉमन है बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, ऐसा, और आइडेंटिटी बाहर आ गई। अरे ये क्या है, ये अगेन यही पोलिनोमियल नहीं आ गया, लेकिन ये एक्स की फॉर्म में था, ये लैम्डा की फॉर्म में, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एफ लैम्डा इंटू में आइडेंटिटी। मतलब आपके पास ये स्केलर मैट्रिक्स का फायदा क्या हुआ कि आपका जो एफ लैम्डा आई होता है ना, वो आपका इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसके अंदर कन्वर्ट होने के बाद क्या फायदा मिलता है, देखना, आपकी जो एफ ऑफ डी आई थी वो आपकी एफ ऑफ लैम्डा आई आई थी, और एफ ऑफ लैम्डा आई आपके पास क्या आई थी, ये आई है ना, ये आपके पास ये निकल कर आई है, बोलो, ठीक है। तो ये जो आपके पास एफ ऑफ डी निकल कर आई है, ये आपकी ऐसे आ गई। अब यहाँ पे मैं पुट कर दूं इसको, ये जो आपका मिनिमल पोलिनोमियल निकल कर आया, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो इससे क्या फायदा मिलेगा, यहाँ पे एफ ऑफ लैम्डा आई पुट कर दूं मैं एफ ऑफ डी की प्लेस पे, कर दिया, तो ये आपको मिला एफ ऑफ लैम्डा। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये आपका 1 होना चाहिए तभी आपका ये इसके इक्वल है। इसका मतलब आपको यहाँ पे जो भी आपका पोलिनोमियल निकल कर आए, जो भी आपका पोलिनोमियल निकल कर आए, उसमें आप इस तरीके से आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है कि आपका एफ ऑफ लैम्डा 1 आ जाए। मतलब अगर आप इस डी के प्लेस पे भी क्या पुट कर देते हो, लैम्डा पुट कर देते हो ना, या मैं बोलूं अगर लैम्डा भी छोड़ दो, अगर आपके पास जो भी पोलिनोमियल निकल कर आए एक्स की फॉर्म में, अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स भी 1 के इक्वल ले लो तो भी आपके पास, या मैं बोलूं एम ए एक्स एम बी एक्स एम सी एक्स जी एक्स इक्वल टू 1 करते ये जो पोलिनोमियल कन्वर्ट होगा, इसको आप इस साइड ले आओ तो यहाँ पे बिल्कुल आपको मिल जाएगा एक ऐसा पोलिनोमियल आपको मिल गया, ठीक है, जिसकी वजह से एफ ऑफ डी आई भी आइडेंटिटी हो गया। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या आ गया जी, करेक्ट, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन था, चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए जी, 5th क्वेश्चन देखिए, आपके पास क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी आपके पास 4x4 की पॉजिटिव डेफिनेट रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विच इज नॉट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको कह रहा है 4x4 की पॉजिटिव डेफिनेट है। पॉजिटिव डेफिनेट, मुझे एक चीज पता है, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स वो होती है जिसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। लेकिन इससे साथ में ये बोला है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक। आपसे फिर यहाँ पे बोला कि भैया कंसिडर द इनर प्रोडक्ट, आपको ये इनर प्रोडक्ट इसने डिफाइन करके दिया है जहां पे वी ट्रांसपोज डिनोट कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब गलत है।
पहले स्टेटमेंट आपसे कहता है कि V एंड W आर आइगन वेक्टर्स ऑफ B फॉर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, देन V एंड W का जो इनर प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा। देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, अब ये जो बी मैट्रिक्स इसने दी हुई है, ये बी मैट्रिक्स सबसे पहले तो इसने बोली है पॉजिटिव डेफिनेटिव, ठीक है, साथ में इसने आगे बोला था सिमेट्रिक भी, साथ में इसने बोला था रियल भी। आपको पता है कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो सबसे पहली बात तो मेरे पास डायगोनलाइजेबल होती है, और पहली बात उसकी सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव भी है ना। तो ये आपके पास अगर डायगोनलाइजेबल है तो इसके जो भी आपके आइगन वेक्टर्स निकल कर आएंगे डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो सारे के सारे आपके पास ऑर्थोगोनल होते हैं, ये चीज हमें पता है ना। जो आपके पास आइगन वेक्टर्स होते हैं करस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ किसके, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ओवर रियल, ठीक है, तो वो आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, आर ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल से क्या मतलब है, ऑर्थोगोनल से मतलब ये है कि आपके जो डॉट प्रोडक्ट आएगा उनका वो 0 आएगा। अब यहाँ पे जो इसने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके दिया बात वही है ना, या इनर प्रोडक्ट बोल दे या डॉट प्रोडक्ट बोल, तो यहाँ पे V और W का जो इनर प्रोडक्ट होएगा वो आपके पास 0 आएगा। क्यों? क्योंकि V और W आपके पास आइगन वेक्टर से डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग। तो ये तो हमें सीधा सीधा पता है कि ये अपनी स्टेटमेंट तो करेक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने फॉल्स पूछा, इसको हम टिक नहीं करेंगे, हम इसको क्रॉस करेंगे। अगला चलते हैं, कहता है अगर V आपके पास एक आइगन वेक्टर है B का, इसने खुद से दिया कि V आपके पास आइगन वेक्टर है B का एंड W आपके पास नॉन 0 है सच दैट कि V और W का इनर प्रोडक्ट 0 है, तो क्या W आइगन वेक्टर होगा क्या B का? मतलब अब की बार इसने उल्टी कंडीशन दे दी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट में इसने बोला इसका उल्टा बोल दिया। क्या बोलता है, कहता है कि आपके पास मान लो V आइगन वेक्टर है B का, है ना, B क्या है, आइगन वेक्टर है B का, ठीक। आपसे क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है कि भैया V और W का अगर इनर प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या W भी आइगन वेक्टर होगा क्या B का? आपसे ये पूछ रहा है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अब इसने जो मैट्रिक्स बोली है इसको हम एक मैट्रिक्स लेकर डिस्कार्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखना। इसने जो आपको मैट्रिक्स बोली है वो बोली है 4x4 की, और 4x4 की यहाँ पे मैट्रिक्स मैं एक बार के लिए ऐसे ले लेती हूँ। देखना, सबसे छोटी सी सिंपल सी मैं मैट्रिक्स उठाती हूँ। ये मैट्रिक्स मैंने उठा ली, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स मैंने उठाई है इसका मैं 1 के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर निकालती हूँ, ठीक है। अगर मैं इसका 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालूंगी तो मेरे पास ऐसा होएगा, ये 1 जो होगा वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा पूरे डायगोनल में से, ठीक है। मैंने 1 के करस्पॉन्डिंग क्या निकाला है, आइगन वेक्टर निकाल रही हूँ। यहाँ पे आपका आइगन वेक्टर ABCD आता है। ये आपको पता है ना मैं कैसे निकाल रही हूँ, ये मैं ऐसे निकाल रही हूँ, ठीक है। ये आपका आइगन वेक्टर इस तरीके से निकाल रही हूँ। तो ये में से आपने 1 × I सब्ट्रैक्ट कर दिया, इंटू में ये आपका आइगन वेक्टर होगा और ये आपका 0 के इक्वल होगा, ठीक। यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि A आपका कि आपका BCD सब 0 होंगे, ठीक है, लेकिन आपका A नॉन 0 होगा। A आप कुछ भी ले सकते हो। अब क्योंकि मुझे पता है कि A आपका क्या है, मतलब आइगन वेक्टर है ABCD, तो यहां से मैं A को 1 ले लूं, A आपका 1 0 0 0, ये आपका एक आइगन वेक्टर आ गया करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू 1। इसको मैं U का नाम, मैं V का नाम दे देती हूँ, है ना, इसको मैंने V का नाम दे दिया। अब मैं बात करती हूँ W की, है ना। उसने खुद से बोला, उसने देखो ये नहीं बोला कि W आपका आइगन वेक्टर होना चाहिए, वो खुद पूछ रहा है कि भैया अगर मैं यहाँ पे W को नॉन 0 लेती हूँ और V और W का जो इनर प्रोडक्ट है वो भी 0, तो क्या W आइगन वेक्टर बन जाएगा B का? मैं यहाँ से W को उठाती हूँ एक वेक्टर 0 1 1 0, ठीक है, ये मैंने उठाया। अब मैं ये वेक्टर क्यों उठा रही हूँ, आप अपने एक बार मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करना। 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0
0 0 0 3, ये आपके मैट्रिक्स है ना। यहाँ पे इस 3 के लिए बन रहा है 2 ब्लॉक, यहाँ पे इसके लिए और इसके लिए एक ब्लॉक बन रहा है। अगर मैं बात करूं, मैं अगर इस वेक्टर को मैं ले लेती हूँ, क्या ये मेरा आइगन वेक्टर बन पाएगा? क्या ये मेरा आइगन वेक्टर बन पाएगा? सबसे पहले तो देख लो कि V और W का इनर प्रोडक्ट 0 है, बिल्कुल 0 है। आप चाहे इसको इनर प्रोडक्ट से ना जाके सिर्फ डॉट प्रोडक्ट भी करोगे, ऑर्थोगोनलिटी से भी करोगे तो भी चलेगा। इनर प्रोडक्ट जो उसने डिफाइन करके दिया है उससे भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो इसने इनर प्रोडक्ट डिफाइन करके दिया है आप इससे भी जाओ, आप इससे चेक कर लो, ये फिर भी 0 निकल कर आएगा, मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो ये आपका जब 0 निकल कर आएगा तो ये आपको मतलब पता चल गया कि भैया ये तो मेरा 0 है। अब क्या ये W मेरा आइगन वेक्टर होगा, बस हमें इतना पता लगाना है। आइगन वेक्टर के लिए आप क्या करोगे, आइगन वेक्टर की डेफिनेशन क्या बोलती है कि आप A इंटू एक्स करो तो वो आपका लैम्डा इंटू एक्स आए, मतलब यहाँ पे ये जो लैम्डा को जो आपके आइगन वैल्यू है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर निकल कर आए वो आपका x निकल कर आए। मैं देखती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो आइगन वैल्यू है वो मेरे पास 1 2 3 3 है। क्या मेरे यहाँ पे कोई ऐसा लैम्डा आ जाएगा 1 2 3 3 में से जो जिसके लिए कोई x ऐसा मिल जाए कि आपका a इंटू एक्स लैम्डा इंटू एक्स के इक्वल हो जाए, है ना। तो हमें ये चीज पता लगानी है, ठीक है। कंडीशन ये कि लैम्डा इनमें से कुछ आना चाहिए, ठीक। अब मैं यहाँ पे देखो A मैट्रिक्स रखती हूँ 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3, मैंने मैट्रिक्स रखी। मैं यहाँ पे अपना जो मैंने वेक्टर निकाला है 0 1 1 0 वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। आप इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे आप पाओगे यहाँ पे फर्स्ट में 0, सेकंड में 2, फिर थर्ड में 3, फिर ये आपके पास आया। मेरे को यहाँ पे ऐसा कॉलम वेक्टर में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा जो मैं ये बना पाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लैम्डा इंटू एक्स चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरा ये ऐसा बन जाए, लेकिन ये क्या कभी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। यहाँ से इन दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं है, HCF इनका 1 है, कुछ कॉमन ही नहीं ले पाऊंगी मैं। इसी वजह से यहाँ पे आपका हमें कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जो लैम्डा इंटू 0 1 1 0 के इक्वल हो जाए, तो ये आपका आइगन वेक्टर नहीं बन सकता। तो आपका ये आइगन वेक्टर नहीं है। लेकिन उसने वो क्या बोला था कि आइगन वेक्टर होगा, वो हमसे पूछ रहा था, तो हमने बता दिया कि भैया हमने तो V ये उठाया, हमने W ये उठाया। V तो मेरा आइगन वेक्टर था, W के साथ इसका इनर प्रोडक्ट भी 0 था, लेकिन फिर भी W आइगन वेक्टर नहीं बना V का। क्यों? क्योंकि हमने मैट्रिक्स इसी तरीके से चूज करी है, ठीक है। मैट्रिक्स को चूज करने के बाद हमने जो W वेक्टर लिया वो भी हमने इसी तरीके से निकाला है, इसी तरीके से लिया है ताकि वो आगे काम ही ना कर पाए। क्यों? मुझे डिस्कार्ड करना था ऑप्शन, तो मैंने यहां से क्या कर दिया, इसको खत्म, सॉरी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, खत्म। हमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी है तो ये ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा, ठीक है। हमें क्योंकि फॉल्स पूछा था तो ये ऑप्शन हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब चलिए थर्ड ऑप्शन पे क्या बोलता है, कहता है फॉर एवरी सब स्पेस W, आपके पास एक सब स्पेस है R4 का, कहता है W प्लस में W पर इज इक्वल टू R रेज़ टू पावर 4, मतलब आपके पास R4 होगा। वेयर W पर उसने डिफाइन करके दिया। अरे मेरे को एक चीज पता है, क्या पता है, अरे मेरे को ये पता है कि ये मेरा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है। अब ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि आपके पास वो सारे के सारे एलिमेंट वो कंटेन करता है W के, ठीक है, सॉरी वेक्टर के, वेक्टर स्पेस के वो सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है जिनके लिए इनर प्रोडक्ट W के साथ 0 आए फॉर ऑल W बिलोंग्स टू कैपिटल W। ये आपके पास डेफिनेशन बोलती है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की। अब यहाँ पे नाम में कॉम्प्लीमेंट आ गया, कॉम्प्लीमेंट अगर आ गया तो W से का कॉम्प्लीमेंट ही होगा, इतना समझ लो। अगर W के अंदर मेंबर ऐसे आएंगे 0 0 AB, तो W पर्प के अंदर मेंबर ऐसे आएंगे, ठीक है। और ये दोनों मिला के आपका पूरा स्पेस बना लेते हैं वेक्टर स्पेस। तो ये तो हमारी नोन है, तो ये तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे फॉल्स पूछी, हम इसको टिक नहीं करेंगे। सेम फोर्थ जो ऑप्शन बोल रहा है उसमें कहता है कि W अगर आपका आइगन स्पेस है B का आइगन स्पेस का मतलब हो गया कि B के जो आइगन वेक्टर्स हैं उनका कलेक्शन आपके पास है, ठीक है। तो आपके पास कहता है कि W के पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होगी। अरे मुझे एक चीज पता है कि अगर आइगन स्पेस जो है आइगन वेक्टर्स का जो कलेक्शन है
उससे मैं बढ़ा के ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बना सकती हूँ बाय ग्राम श्मिट फॉर्मूला, है ना। ये तो हमें पता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाई जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी तो करेक्ट है, लेकिन ये तो इसने क्या बोली है, फॉल्स पूछा है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे। तो सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी जी, करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए अगला, देखो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कहता है, कह रहे कंसिडर द क्वाड्रेटिक फॉर्म। आपके पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है, ये इसने डिफाइन करके दी है, वेयर ए आपके पास इन्वर्टिबल 3x3 की सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है ओवर क्यू। इन्वर्टिबल भी है, सिमेट्रिक भी है, 3x3 की है, और उसकी सारी एंट्रीज रेशनल हो। आपसे कहता है अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट अल्फा बीटा गामा, कहता है आपके पास कोई ऐसा अल्फा बीटा गामा अज्यूम करो कि एग्जिस्ट कर रहा है, नॉन जीरो हो बस, सच दैट कि आपका ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये इसको जीरो बना दे, अल्फा बीटा गामा पुट करते ये पूरा जीरो बन जाए। कह रहा है अज्यूम करो ऐसा कुछ है आपके पास। तो आपसे ऑप्शन में क्या बोल रहा है, कह रहे हैं इनमें से क्या ट्रू होगा। क्या आपके पास कोई एबीसी ऐसा भी मिलेगा आर क्यूब में से जो कि नॉन जीरो हो, सच दैट कि एफ ऑफ एबीसी जीरो है। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑप्शन ही देखती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन के लिए जो इसने बोली है ये चीज पहले हमें अज्यूम खुद से करनी पड़ेगी कि भाई हमें ऐसा अल्फा बीटा गामा एक बार हाथ लग जाए जिसके लिए ऐसा है कि भाई ये जीरो दे रहा हो, तो उसके लिए ए मैट्रिक्स भी तो पता होने चाहिए। आपको एक अल्फा बीटा गामा ऐसा पता लगाना है, पहले ए मैट्रिक्स निकालो, लिखो ए मैट्रिक्स से, फिर ऐसे मैट्रिक्स आपको लेनी है जिससे अल्फा बीटा गामा आपका फंक्शन पे जीरो हो, ठीक है। और साथ में यहाँ पे आपको क्या करना है, एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो सके। क्या करोगे देखना, यहाँ पे आप अल्फा बीटा गामा चूज करने से पहले मैं एक सिंपल सी मैट्रिक्स लेती हूँ जो इन्वर्टिबल भी है, सिमेट्रिक भी है, और आपके पास इसके एंट्रीज क्यू में से भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे अल्फा बीटा गामा चाहिए सी में से, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ। मेरे को देखो निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ से अगर मैं खुद से लिख दूंगी तो नहीं समझ में आएगा कहाँ से लिखा है, मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ। मैंने यहाँ पे एफ अल्फा बीटा गामा मैंने क्या किया है, कैलकुलेट किया है। मेरा ये जीरो आना चाहिए, ये जीरो कब आएगा, वो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मैं कलेक्ट कर लूंगी, वो देखूंगी कि वो सी में से हो, क्या वो ऐसी आर में से भी मिल जाएगी क्या, वो मुझे पता लगाना है। मैं जब इसको सोल्व करूंगी तो आपको ये ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि रियल के अंदर, रियल में आप कोई भी तीन टर्म्स का स्क्वायर करते हो और उसको जीरो के इक्वल पुट करते हो, इसका मतलब वो तीनों की तीनों टर्म जीरो होनी चाहिए तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स में ऐसा मिल सकता है नॉन जीरो एलिमेंट जिसकी वजह से ये जीरो हो। अल्फा को आप फिक्स कर दो, वन फिक्स कर दो, ठीक है, 1 फिक्स कर दो अल्फा को। बीटा को आप फिक्स कर दो आयोटा बाय √2 फिक्स कर दो, है ना। गामा को आप फिक्स कर दो आयोटा बाय √2। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर माइनस में गामा स्क्वायर, ये आपका कट पिट के जीरो आ जाएगा। मतलब कुल मिला के आपके पास क्या आया है, ये आपको अल्फा बीटा गामा सी में तो मिल गए, लेकिन रियल में आपको सारे के सारे जीरो मिल रहे हैं। इसका मतलब रियल में तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है नल वेक्टर के अलावा, लेकिन कॉम्प्लेक्स में मिल रहा है। तो कॉम्प्लेक्स में तो मुझे अल्फा बीटा गामा मिल गए, लेकिन वही चीज मुझे रियल में नहीं मिली, तो इस ऑप्शन को मैं गलत कर दूंगी। सेकंड ऑप्शन देखो, कहता है आपके पास मान लो, अब इसने जो सेकंड ऑप्शन में बोला है उसने बोला है कि मान लो कि आपके पास रियल में भी कोई ऐसा जीरो जीरो मतलब नॉन जीरो आपके पास एबीसी मिल गया जिसकी वजह से ये एबीसी जीरो हो रहा है, तो क्या आपका गारंटी है कि एबीसी क्यू क्यूब में से आएगा, मतलब ए बी सी तीनों के तीनों रेशनल ही होंगे। अब इससे जो सेकंड ऑप्शन में कंडीशन दिया ना कि मान लो चलो आपका एबीसी आर क्यूब में से मिल रहा है, इसका मतलब इसने मैट्रिक्स की कंडीशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है। मतलब मैट्रिक्स को वो चाहता है ऐसा कि आपको ऐसा एबीसी मिले रियल में जिसकी वजह से वो जीरो हो। तो मैं अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स मैंने बनाई, तो उसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स निकाली 1 0 0 0 1 0 0 0 -1। देखो मैट्रिक्स को मतलब चूज करने का मेरा ही है, मतलब मैं अपनी मर्जी से मैट्रिक्स को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, मैनिपुलेट कर सकती हूँ। मैंने ये लिया,
मेरे को यहाँ पे मान लो एक ऐसा ए बी सी मेरे को निकालना है जो आर क्यूब में से तो हो, लेकिन उसकी सारी एंट्रीज क्यू में से ना आए, तो मैं अपनी मर्जी से एक अल्फा बीटा गामा या ए बी सी ऐसा ले लूं। देखना ध्यान से, मैंने ले लिया 0, √2 और √2, ये मैंने ले लिया। क्या होगा इसके वजह से, जब आप एफ ए बी सी निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 0, √2 √2, है ना। ये आपको मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 0 √2 √2। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, आप इसको करेंगे 0 आएगा, इसको इससे करेंगे तो √2 आएगा, इसको इससे करेंगे -√2 आएगा। इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करने पे करोगे तो 2 - 2 बचेगा, दैट इज 0। तो ये तो आपका 0 आ गया, लेकिन ये आपका क्यू में तो नहीं है, सारी एंट्रीज क्यूब में से तो नहीं है। लेकिन उसने बोला है कि भाई अगर मिल गया तो गारंटी के साथ पक्का उसकी सारी एंट्रीज क्यू में से आएंगी। कर दिया मैंने गलत, ए मैट्रिक्स को इस तरीके से मैंने उठाया कि उसकी एंट्रीज मैंने इरेशनल ले ली, रेशनल्स नहीं आई। अच्छा, अब थर्ड ऑप्शन आपके पास कहता है कि आपके पास क्या कोई ए बी सी ऐसा होगा जेड क्यूब में जो बिलोंग कर रहा है, जेड के अंदर उसकी सारी एंट्रीज आ रही है, जिनके लिए एफ ऑफ ए बी सी 0 के इक्वल है। ये जो सेट बनेगा, क्या आपके पास ये फाइनाइट सेट होगा? मैं चाहूं तो इसको इनफाइनाइट सेट भी दिखा दूं। कैसे? सेम मैट्रिक्स लो, ठीक है, ये आप मैट्रिक्स उठा लो, ये आपने मैट्रिक्स उठाई, यहां से इस मैट्रिक्स के लिए आपके पास जो एंट्रीज आएंगी ना ए बी सी की जेड में से, इंटीजर में से, वो इनफाइनाइट आ जाएंगी। कैसे? मैं यहाँ पे मेंबर उठाती हूँ 1 0 1 1। सबसे पहले मैंने ये उठाया, ये मेरा ए बी सी है। आप जब इसको इससे सोल्व करेंगे, आप जब इसका वो निकालेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये आपको ऐसा मिलेगा। देख लो आप इसको सोल्व करके, ये आपका 0 ही आएगा। आप इसको भी ले लो, ये भी आपको 0 ही देगा। आप इसको ले लो, ये भी आपको 0 देगा। मतलब आप यहाँ पे सेम एलिमेंट रखते जाओ, 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, -1 रख दो, -2 -3, जितने भी इंटीजर हैं वो सारे यूज कर लोगे ना, सबके लिए ये 0 देगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स ही इसी फॉर्म की उठाई गई है। इसी वजह से यहाँ पे ये जो सेट बनेगा, ये सेट आपका कुछ इस टाइप का बन जाएगा। सच दैट आपका F0AA 0 आए। कब? जब आपकी मैट्रिक्स आपने ये उठाई है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या दे रहा है? इनफाइनाइट सेट। क्यों? क्योंकि ए आपका इंटीजर में आ रहा है, काउंटेबल हो गया जी, फाइनाइट तो नहीं रहा, तो इसलिए ये इनफाइनाइट हुआ, ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, बी ऑप्शन का, लेकिन क्यों करेक्ट होगा वो आप सोचना। देखो, कहता है कि आपके पास क्या कोई एबीसी ऐसा मिलेगा जिसके एंट्रीज क्यू में से हो, सच दैट एफ ऑफ एबीसी भी 0 हो, देन ए हैज पॉजिटिव आइगन वैल्यू एंड ए नेगेटिव आइगन वैल्यू। आपको एक चीज पता है कि हमारे पास ना 5 चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? आपके पास या तो एफ एक्स 0 से बड़ा होता है, या आपका एफ एक्स 0 से छोटा होता है। एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे एक्स आपका आर एन में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आपका कॉलम वेक्टर, एक तरीके से वेक्टर समझ लो इसको। एफ ऑफ एक्स या फिर आपका 0 होता है, या एफ ऑफ एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, या एफ ऑफ एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 0 होता है। कहता है यहाँ पे जब आपको ऐसा मिलता है कि एफ एक्स आपका ग्रेटर देन 0, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाए कि भाई आपका ए बी सी है वो क्यू में से अगर उसकी एंट्री है, मतलब क्यू में से अगर एंट्री है तो रियल में से एंट्री है, देयर एग्जिस्ट एक एक्स बिलोंग्स टू आर जिसके जो आपका नॉन 0 है, ठीक है, तो इसके लिए आपका एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन 0 होता है, उस केस में आपकी मैट्रिक्स बनती है पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब होता है उसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज आपकी पॉजिटिव होती हैं। इस केस में अगर आपके पास कोई ऐसा एक्स बिलोंग कर जाए, ठीक है, जो कि नॉन 0 हो लेकिन उसके लिए एफ एक्स नेगेटिव हो, तो वो आपके पास नेगेटिव डेफिनेट होती है, ठीक है। इस केस में अगर आपके पास कोई ऐसा एक्स मिल जाता है आर में जो कि नॉन 0 हो लेकिन उसके लिए एफ एक्स आपका 0 हो,
तो ये आपकी क्या बनती है, ये आपकी इनडेफिनिट बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने जो बोला है वो आपको बोला है कि एफ ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए बी सी आपको क्या बोला गया है, 0। मतलब आपको कह रहा है कि क्या ए बी सी ऐसा है हमारे पास जिसकी वजह से आपका ये 0 आ रहा है, और अगर ऐसा है तो आपका ये वाले कंडीशन में चला जाता है। और अगर ये वाले कंडीशन में चला गया, इसका मतलब आपके पास ये होता है इनडेफिनिट। और इनडेफिनिट में क्या होता है, आइगन वैल्यूज कम से कम एक आइगन वैल्यू नेगेटिव होती है और एक आइगन वैल्यू आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे जो इसने ये बात बोली है ये बिल्कुल करेक्ट बात बोली है। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आएगा। ये 6 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस किए हैं लीनियर अलजेब्रा पार्ट बी के। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच जी।